नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम टीवी की खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा का विषय है बहुत अहम है, क्योंकि 1.5 दशक की लंबी लड़ाई के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़ीर पेश करते हुए ऐसा फैसला सुनाया था जिसके चलते कल दोपहर 2:30 बजे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक के माध्यम से 100 मीटर ऊंची ट्विन टावर, जिसके दो अपार्टमेंट थे, दो नाम थे सियाने और एपेक्स, इन दोनों को गिरा दिया गया। महज 9 सेकंड में 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली ये बिल्डिंगें गिर गई। कारण ये बिल्डिंगें पूरी तरह से अवैध रूप से बनी हुई थी। मानकों को दरकिनार करते हुए इन बिल्डिंगों को बनाया गया था। 11 टावर की परमिशन के बाद जाके 30 से 32 टावर में जाके तब्दील हो गई थी। उसके बाद जो मानक थे ग्रीन बेल्ट के, वो भी उसका भी पालन नहीं किया गया। जो दूरियां थी दोनों टावर के बीच में, कहा जाता रहा कि 16 मीटर होने चाहिए, वो केवल 9 मीटर रखी गई थी। और 1.5 दशक की लंबी लड़ाई के बाद सुपरटेक बिल्डर जिसने ये टावरों को बनाया था, उस पर कड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके चलते ये जो ट्विन टावर था वो जमींदोज कर दिया गया। हालांकि फैसला 1 साल पहले आ गया था, पर किन्हीं कारणों के चलते हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था थोड़ी सी हल्की सी अड़ंगे आती रहे और तमाम अवरोधों के बावजूद आखिरी में 28 अगस्त यानी दिन रविवार को 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी सफलता। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई के माध्यम से एक बार स्पष्ट कर दिया कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च ही है, और जब वो फैसला देता है तो उसकी तो फैसला नज़ीर बनता है। और नज़ीर बना है उन लोगों के लिए जो अवैध प्लाटिंग करते हैं, अवैध बिल्डिंगें बनाते हैं, जिनको सरकार, कानून और लोगों का कोई डर नहीं है, जो लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई को लूट के ले जाते हैं। ऐसे हालांकि ऐसे तमाम मामले हैं उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में चल रहे हैं, और जिनके मालिक फरार हो चुके हैं और जिनके खिलाफ 30,000 से ज़्यादा FIR हैं, किसी के 4200 से ज़्यादा FIR है। ये बताती है कि हमारी व्यवस्था तो है पर वो सुदृढ़ नहीं है, और कार्रवाई होते होते जो मालिक होते हैं वो पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर चले जाते हैं और जाके विदेशों में छिप जाते हैं, और जिनको वापस लाना अपने आप में टेढ़ी खीर होता है और अपने आप में बड़ी सफलता मानी जाती है, पर अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तमाम बड़े नाम हैं और तमाम बड़े इसमें रियल एस्टेट कंपनी है। हालांकि कहा जाता रहा है कि रेरा बड़ा काम करती है। हालांकि अब रेरा के लिए क्या कहें, बिना दांत वाला शेर ही हम बोल सकते हैं कि कार्रवाई तो होती है, पर वो कार्रवाई कितनी बेहतर होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं, ये सब हम देखते हैं। और लगातार रेरा को भी जो जालसाज होते हैं वो भ्रमित कर देते हैं, और रेरा खुद समझ नहीं पाता कि हमको करना क्या है। खैर, यहाँ पर रेरा पर चर्चा का विषय नहीं, पर यहाँ पर जो चर्चा का विषय है ट्विन टावर। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे। एक तो ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा निर्देश था कि जो आवंटी है, जिनका पैसा सुपरटेक बिल्डर द्वारा लिया गया था, उनको 12% ब्याज के साथ वो पैसा वापस किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो था वो ये था कि इस मामले में NDA के, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त 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 कार्रवाई हो। हालांकि कार्रवाई अभी तक FIR जरूर की गई है, पर अभी तक धरपकड़ हुई नहीं है, और तमाम बड़े नाम हैं इसमें, और साथ ही साथ अधिकांश लोग तो रिटायर्ड हो चुके हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि हम उनसे वसूली भी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर उनके जेल भेजने की स्थिति है वो भी होगा, और सरकार इसके लिए पूरी तरह संकल्पित है और हम इसको कार्रवाई करेंगे। पर ये कार्रवाई कब होगी? हालांकि एक कार्रवाई तो हो गई है, पर 2 कार्रवाई अब भी बाकी है। वो कार्रवाई कब होंगी, क्या इनके लिए समय लगेगा, और कब जनता को पूर्ण न्याय मिलेगा? फिर आप कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नोएडा प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय और नोएडा अथॉरिटी के उस अपार्टमेंट में रह रहे लोगों की पहल की वजह से इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सका है और उस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को समाप्त किया जा सका है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जो उस अथॉरिटी के लोग हैं वो उनकी ही सह पर इस तरीके के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे।
जिस प्रकार से ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है न्यायपालिका के आदेश पर, ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य फैसला है। अवैध निर्माण किया गया, तमाम तरह की अनियमितताएं की गई, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अभी कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका कहीं कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है। आवंटी, जिन लोगों के पैसे लगे थे, जिन्होंने उसमें फ्लैट्स खरीदे थे, जिन्होंने स्थान बुक किए थे, उनके पैसे की वापसी कब होगी, कैसे होगी और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कितना पैसा वापस किया जाएगा। जो अधिकारी जिम्मेदार थे, जिनकी अनदेखी की वजह से, जिनकी मिली भगत की वजह से इस तरह का अवैध निर्माण सामने आया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और कब कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के अंदर जो ट्विन टावर गिराया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही सही फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। ऐसी जो भी चीजें हैं जो राज्य सरकार की जमीन पर बनाई गई हैं, उनको ध्वस्त चिन्हित करके उनको ध्वस्त करना चाहिए सरकार, जो अभी तक कर भी रही थी। बल्कि अब सरकार को तो ये भी देखना चाहिए कि ये जो बिल्डिंगें या अवैध निर्माण होते हैं, ये बिना अधिकारियों की मदद से नहीं होते। तो ऐसी कौन से अधिकारी हैं जो इनमें मिले थे और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और अधिकारी और प्रशासन सोता रहा। और ये कोई नोएडा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ऐसी कई इमारतें अभी हैं जो राज्य सरकार की जमीन पे हैं, गरीब बेचारे लोगों की जमीन पे बनाए गए हैं। तो उनको भी चिन्हित करके उनको ध्वस्त करने का काम करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना चाहिए जो अधिकारी इसमें मिली भगत से रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पर सबसे बड़ी बात यह है, कुतुब मीनार यानी 73 मीटर से ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा ट्विन टावर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टावर इतना ऊंचा बन गया, अनदेखी कहाँ हुई, मानक कहाँ खराब हुए, और इसके बावजूद लगातार जो लोग थे वो इस मानकों को दरकिनार करते हुए अपनी बिल्डिंग बनाते रहे। और ये मामला लगातार चलता आ रहा है और तमाम तरह की सरकारें उस समय बदल गई, बसपा भी रही, सपा भी रही और भाजपा का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई अब अधिकारियों पे कब होगी, बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ जिस तरह सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित है, एक नीति बनाई हुई है और लगातार कार्रवाई कर रही है, तो अब इन अधिकारियों की धरपकड़ कब होगी, कब इनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कब सरकार आम जनता के सामने एक नज़र पेश करती आएगी कि देखिए, अगर कोई अधिकारी किसी मामले में संलिप्त पाया जाता है तो योगी सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। फिर चर्चा का विषय है, आपको मेहमानों से रूबरू करा दूँ। रविंद्र प्रताप सिंह हमारी समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, नरेंद्र श्रीवास्तव हमारी के रूप में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे और अंकुर सक्सेना रालोट से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। रविंद्र भाई, आपने पूरा मामला देखा है, जानकारी आपको भी है, क्या मानते हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है, कार्रवाई किस रूप में देखते हैं? कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुई है, तो उसमें देखने का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है जी। लेकिन देखने का जो विषय है जी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उस पर 1 साल बाद कार्रवाई क्यों हुई, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिकतम 3 महीने का समय दिया था जी। क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाना चाह रही थी सुपरटेक को जी, या उसको मौका देना चाह रही थी कि वो बार बार न्यायालय की शरण में जाके इस मामले को आगे बढ़ाता रहे जी। अब आते हैं आदेश में जो 3 बिंदु थे जी। पहला बिंदु था कि उस टावर को गिराया जाए जी। दूसरा बिंदु था कि आवंटियों को 12% ब्याज के हिसाब से उनके पैसे दिए जाएं जी। जिन लोगों ने लोन लिया है, लोन के द्वारा पैसा लिया हुआ है जी, उनके पैसों को बैंक में भुगतान करके उनको 31 मार्च तक सूचित किया जाए जी। तीसरा आदेश था कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं इनको चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। इन तीनों में से केवल एक कार्रवाई हुई है, वो भी 1 साल विलंब से जी। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए जी। अगर वो बीच में न्यायालय को लाते हैं तो न्यायालय में जाने का मौका उन्होंने दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था जी। आवंटियों को आज तक पैसा नहीं मिला जी, कारण क्या है? तीसरे आदेश पे आते हैं तो तीसरा आदेश था कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो जी। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही एक डिपार्टमेंटल जांच हुई। डिपार्टमेंटल जांच नोएडा अथॉरिटी ने किया, उसने 15 आदमियों को चिन्हित किया जी। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से एक एसआईटी बनी। एसआईटी ने 24 आदमी को चिन्हित किया, जिसमें से 6 लोग तो
सुपरटेक के थे, 4 मालिक थे, 2 उनके नक्शा नवीस थे, बाकी 18 नोएडा अथॉरिटी के लोग थे जी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई लखनऊ में विजिलेंस विभाग में जी। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये माना जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी जानबूझ पे उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी। एसआईटी ने जो एफआईआर दर्ज किया है उस पर भी जानबूझ के कार्रवाई नहीं हो गई, बचाया जा रहा है। और अगर आप कहेंगे तो सुपरटेक का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको जाके मेरठ में देखना पड़ेगा। मेरठ में दिल्ली रोड पे और रुड़की रोड पे सुपरटेक का साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा है, उसी भ्रष्टाचार के द्वारा बढ़ा हुआ है। रवीन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है टाइम से, तो उसके लिए क्या विपक्ष भी इसके लिए कोई आवाज उठाता नजर आएगा भविष्य? सवाल है, प्रश्न कभी भी विपक्ष से नहीं पूछा जा सकता है। हम अपने पिताजी से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं जी। अगर हमारे पिताजी नहीं जीवित हैं जी। तो हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं जी। तो ये तो वही बात हो गई कि आज की जो पूरी मीडिया है वो विपक्ष से प्रश्न पूछती है। जी। किस बात के लिए विपक्ष से प्रश्न पर पूछती है? रमन भाई, यहाँ पर विपक्ष के प्रश्न पूछने की बात नहीं है। जब सरकार कोई काम नहीं करती, जब सरकार कोई नीतिपूर्ण बात नहीं करती, तो विपक्ष की भी एक जो नैतिक कर्तव्य है कि सरकार को उसके प्रति आगाह करे, क्योंकि जो पैसा है या जो भी जगह है आवंटी भी जनता है और जो अधिकारी पर कार्रवाई करना भी वो जनता के हित में ही है, क्योंकि नजर पेश करना बहुत आवश्यक है। हम कर रहे हैं। हमने 2014 में इस मामले में ये आदेश भी जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब हमारी सरकार थी जी। और हमने भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया था जी। हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया तो नोएडा अथॉरिटी के जीएम को हमने चिन्हित किया, रविंद्र तोगड़ को। जी। वो चला गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया छोड़ के। अच्छा। उसने तुरंत नौकरी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। तो जब हम सत्ता में थे तब भी कार्रवाई कर रहे थे, सत्ता के बाहर निकले हुए हैं तब भी हम लगातार इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई विपक्ष ने नहीं करनी है, विपक्ष केवल मांग कर सकता है। कार्रवाई सरकार ने करनी है, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को 1 साल तक लटकाया गया और उसमें से केवल 3 प्रमुख बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को पूरा किया गया हुआ है। जनहित का जो मामला है, वास्तव में जो जनहित का मामला है वो आवंटियों का पैसा वापस देना है। ठीक है। सुपरटेक का बिल्डिंग गिर गया, जनहित का मामला होगा या नहीं होगा वो न्यायालय का मामला था। अधिकारी पकड़ के जेल में जाएंगे, जनहित का मामला नहीं है। जनहित का मामला है आवंटियों को पैसा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोन लेके पैसा दिया हुआ है और इसका स्पष्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बात है जो जनहित का मुद्दा है उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम तो बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर रही है? मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ठीक है। हमारे साथ अंकुर सक्सेना रालोद से जुड़े हुए हैं। अंकुर भाई, पूरा मामला आपको पता है, अधिवक्ता भी हैं, तो क्या मानते हैं जो कार्रवाई की गई उसके बाद जो अन्य 2 बिंदु हैं जिनकी चर्चा रवीन भाई ने की है, किस तरह और कब कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए क्या एक बेहतर परिणाम सामने आने चाहिए? कि गौरव जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रविंदर जी ने बताया और आप लोगों ने जी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है वो अंतिम और सर्वोच्च होता है, तो इस पे इतना उचित नहीं होता है न्यायिक दृष्टि से। लेकिन हम लोग उन पहलुओं का अवलोकन कर सकते हैं और उन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं जो विषय कहीं ना कहीं आम जनमानस के हित से जुड़े हुए हैं जी। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 1 वर्ष बाद, लगभग 1 साल बाद सरकार ने नोएडा के ट्विन टावर्स के खिलाफ कार्रवाई की और उनको मिट्टी में मिलाया। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 3 मास के अंतर्गत था, चलिए आपने 1 साल किया, लेकिन जो 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आए हैं, एक है कि जो आवंटी थे उनको पैसा दिया जाए, विद इंटरेस्ट दिया जाए, या उनका जो बैंकों के द्वारा कर्जदार है जिनने बैंकों से लोन लेकर अपने लिए फ्लैट्स को आवंटित करवाया था, उनके बैंक में पैसा जमा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका पैसा ना देकर माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है उसका कंटेम्प्ट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन को भी दाखिल कर सकता है, जिसके लिए सरकार और सुपरटेक दोनों की लायबिलिटी इंपोज होगी। इसके अलावा तीसरी बात है करप्शन। उत्तर प्रदेश और की जो भाजपा सरकार है और सेंट्रल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 0 टॉलरेंस नीति का दावा करके सत्ता में आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस नीति का वही हालत और हालात है जो आज की डेट में नोटबंदी के बाद आया था।
जैसे नोट बंदी का आज तक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भारत के आम जनमानस के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाई है, उसी तरीके से जो करप्शन मुक्त समाज का नारा देकर और भय मुक्त समाज का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, तो जनता के सामने उस अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति को कहां तक लागू कर रही है। इसके अलावा एक प्रश्न उठा और अभी डिबेट के मध्य में ये बात आई कि अधिकारी रिटायर हो गए नोएडा प्राधिकरण के। अगर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी रिटायर हो गए हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में के जो महामहिम राज्यपाल हैं उनको ये अधिकार है कि अगर 5 साल के भीतर रिटायरमेंट के किसी भी पर्सन का अगर वो 5 साल के अंदर रिटायर होता है तो उसकी पेंशन और बाकी जो उसके मदों में उसको पेमेंट मिला है उसकी कटौती की जा सकती है, उससे रिकवरी की जा सकती है। अगर 5 साल से एबव हो जाते तो उसके लिए राज्य सरकार तब भी इनके खिलाफ एक नोटिस देके कार्रवाई कर सकती है, परंतु क्या राज्य सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा या महामहिम राज्यपाल को कोई प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश के विधि परामर्शी के माध्यम से प्रदेश सरकार ने प्रेषित किया कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस तरीके का कोई कृत्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध किया जाए। अगर इस तरीके का कोई कृत्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया तो कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि हमने तो कार्रवाई की थी परंतु वो पेंडिंग है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं किया गया तो उससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल हाथी के दांत है, दिखावे के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। ठीक है गुरु भाई। हमारे साथ नरेंद्र देव श्रीवास्तव नेता हमारी पार्टी को जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, अनुभव है आपको, क्या मानते हैं जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात तो करती है पर अभी जिस तरह से जो कार्रवाई अफसरों पे होनी चाहिए अधिकांश उसमें रिटायर भी हो चुके हैं, तो ये कार्रवाई कब होगी और क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए सरकार को ध्यान दिलाएगी या उनका बताएगी कि हाँ आपको कार्रवाई करनी है? क्या हमारी पार्टी लगातार सक्रिय है उत्तर प्रदेश में? गौरव भाई जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ जी। जो आज की स्थिति परिस्थितियाँ हैं जी वो आप तो देख ही रहे हैं जी पूरी तरह से। जी ये योगी सरकार या मोदी जी जो वर्किंग आज स्थिति उत्तर प्रदेश में है जी, ऐसी वर्किंग हमने अभी तक नहीं देखी है जी। आप ठीक है, आपने हाई कोर्ट ने आदेश दिया जी, आपने जो है टावर 10 मिनट के अंदर ढा दिया, 10 सेकंड में, कोई बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्ट का आदेश का पालन किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि ये बताएं कि जो अधिकारी हैं, जो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस हैं, इनके ऊपर, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हमको ये बताइए कि क्या ये दूध के धुले हैं? ये जितने आईएएस हैं, जितने अधिकारी हैं, ये दूध के धुले कहीं से नहीं है। आप बताइए, आप जो है मकान जाके ढा दे रहे, आपने गलत पाया, आपने हर चीज पाया, आपने गिरा दिया। भाई सबसे बड़ा दोषी तो आपका अधिकारी है। कैसे? आप ये तो जानिए भाई रे, आप जब नक्शा पास हो रहा है जी, जो भी नक्शा बनाया जा रहा है जी, आपने जो है उसको देख के, अनदेखी देख के, गौ समाज की जमीन है चाहे जिस चीज की जमीन, आपने पास कर दिया। आपका मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, आपने 2.5 एकड़, आपने आधा एकड़ आपने फिर जो है ऐलान कर दिया, उसको पक्का जाइए आप बनाइए। आपने 50 लाख रुपया रखा, 10 लाख रुपया रखा, जो भी रखा रख लिया भाई, वो पास करा लिया, वो चला गया, पास करा के नक्शा बनवा के अपना बना दिया और सबको वो बेच दिया। अब आप बताइए कि उसकी कहाँ पर क्या गलती है? उस बिल्डर की क्या गलती है कि उसने, आपने नक्शा पास किया, आपने सब कुछ पास किया, पास करने के बाद आपने, आपके कथनानुसार आपने जाके मतलब वो किया। तो आपको मानना क्या सरकार को यानी बिल्डिंग नहीं गिरानी चाहिए थी? नहीं, बिल्डिंग आप गिराओ जी, मगर सबसे पहले आप अधिकारियों को, आप जो है वो उनका दोष पाया जाता है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि जांच उनकी आप बंद कर दो, आप उनकी जांचें ना करो, आप किसी प्रकार की कोई जांचें ना करिए, ये गलत बात है, ये द्वेष भावना की बात है। एसआईटी समिति बनी हुई है जहां एफआईआर हुई भी है। ठीक है, एफआईआर आपने किया है 1 के 2 पे, जितने मकान मतलब आप
जिसके भी गिराए जा रहे हैं, जो भी अधिकारी, इसमें तो अधिकारी ही शामिल होगा जी कि कौन शामिल होगा ये बताइए। अधिकारी ही आदेश करता है, अधिकारी आप उस पर दस्तखत करता है, सारे बाबू दस्तखत करता है, और फंसेगा कौन? बाबू को। जो छोटा कर्मचारी वही फंसेगा, आईएएस पीसीएस आईपीएस नहीं फंसता है कहीं पे। तो मेरे कहने का मतलब कि माननीय योगी जी, ये तो आप समझिए जो मैं कह रहा हूं। हमारी पार्टी है भाई, हम लोग आईना आपको दिखाने का काम करेंगे। पूरे देश में आईना दिखा रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कि आप जो है आईना देखो। आप एक एक झूठी बातें, आप जो एक एक केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार लगाती जा रही है जी। मगर आप तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आप कितने साफ सुथरे हैं जी। बीजेपी कितनी साफ सुथरी है, ये कोई नहीं देखता है। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार में आमिर साहब जुड़ चुके हैं। आमिर भाई, पूर्व क्या कहते हैं कि एक क्या अनुभव आपको बता रहा है कि जो बिल्डिंग गिराई गई, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया 1.5 दशक की प्रक्रिया रही, तमाम सरकारें यहाँ पर रहीं, बसपा भी रही, सपा भी रही, भाजपा का पहला कार्यकाल भी रहा, अब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। क्या मानते हैं कहाँ कमी रह गई और जिसके चलते जो अभी भी कार्रवाई है वो लंबित है, और कार्रवाई होने के हाल ही FIR की गई है, पर अब तक वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया था वो कानून की पकड़ से बाहर है? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, बड़ा सवाल ये है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जी 3 महीने का और साल भर बाद गिरी, जी। तो सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि इतनी देरी क्यों हुई। जी एक बात। दूसरी बात, एक ध्वस्तीकरण में एक प्रश्न और उभर करके सामने ये आ रहा है जी कि जब वो बिल्डिंग बनी है तो उसका नक्शा भी पास हुआ होगा, जी अधिकारी भी उन्होंने भी पास किया होगा, और उच्च अधिकारियों के दस्तखत भी होंगे। बगैर दस्तखत के, बगैर नक्शे के बिल्डिंग बन नहीं सकती। बिल्कुल। एक बात इसमें बहुत जो निकल के आ रही वो ये है कि 2 माला, 5 माला, 10 माला या 20 माला का नक्शा बना होगा, और उसके ऊपर जो बनी है वो अवैध थी। अब पूरी ध्वस्त क्यों की गई है, ये बड़ा प्रश्न है। अब चूंकि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, जैसा कि मेरी जानकारी में कि मेरे मित्र तो नहीं कहूँगा, बड़ा भाई जैसे हैं हमारे, कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे मुझे जानकारी ये मिली कि उन्होंने इस केस को लेने से मना कर दिया था, कि उन्हें मालूम था पहले से कि ये गिराई जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि मेरी जानकारी में कि वो 14 माले का उसका नक्शा पास था, 14 माले थे, वो 32 माले की बन गई। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश हो सकता था, उच्चतम न्यायालय का, कि जो ऊपर के माले जो इनलीगल तौर से बने हैं, जो अवैध बने हैं, वो गिराए जाएं। अब चूंकि पूरी बिल्डिंग गिरी है तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर का भी नुकसान हुआ है। और जैसा कि 12% बढ़ा करके देने की बात की थी ब्याज के, तो मेरी जानकारी में ये भी है कि बहुत सारे लोगों को इसकी रकम मिल भी चुकी है। अच्छा। जो जो इसमें आवंटित है, मिल चुकी है। दूसरे जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की बात थी, तो गौरव जी उसमें भी मेरे ख्याल से 21 लोगों में 20 लोग रिटायर हो चुके हैं जी। अब बड़ा सवाल ये, कार्रवाई होने का तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, कार्रवाई कब करेगी और कैसे करेगी, क्यों करेगी। देखिए, जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, तो मैंने देखा है इसी लखनऊ के अंदर 24 घंटे के ऊपर अवैध बना के बिल्डोजर चल गए, और ये 1 साल से रुका रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो चेहरा है, दोहरे मापदंड है, वो सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र दिखता है कि एक तरफ तो 24 घंटे के अंदर किन्हीं बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो जाती है, और दूसरी तरफ कोर्ट के, वो भी उच्चतम कोर्ट के आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद भी 1 साल मामला रुका रहता है। आखिर ये क्या कारण है? जैसा कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अखिलेश सरकार भी निकल गई, उन्होंने कार्रवाई की। देखिए, विपक्ष इससे बच नहीं सकता है। देखिए, विपक्ष का लोहिया जी कहते थे कि जिंदा लोग 5 साल का इंतजार नहीं करते। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि विपक्ष मुर्दा हो चुका है। क्यों कोई कार्रवाई, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता सरकार के खिलाफ? क्या मतलब है? या फिर विपक्ष डरा हुआ है सरकार से कि उसके अंदर भी उतना ही भ्रष्टाचारी मौजूद है कि अगर सरकार के खिलाफ विपक्ष सड़क पर आता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाएगी। गौरव जी, कहीं ना कहीं या विपक्ष इसमें भी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का जब 1 साल पहले का आदेश है कि 3 महीने में तोड़ दिया तो 9 महीने क्यों रुका? और वहीं दूसरी तरफ इसी लखनऊ के अंदर बाबा जी का बिल्डोजर 24 घंटे में काम करने लगता है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? तीसरी बात मैं और इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको गौरव जी, के अभी पूर्व LDA VC मतलब पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी जिनका ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने खाका तैयार किया था कि 400 अपार्टमेंट तोड़ने हैं लखनऊ के अंदर। 400 अपार्टमेंट, ये उनका एक नक्शा था। लेकिन
2-4 टूट करके दूसरे बीसी आ गए, कुछ नहीं हुआ। चौथी अहम बात कि एक दिन पहले उस पर पट्टी लगती है, एलडीए द्वारा सीज किया गया है, हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद वो पट्टी हट जाती है। अच्छा। पांचवी बात कि जिस तरीके से उनका एक एलडीए का खाका है कि आप 250 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट का वो बनाने के लिए देते हैं, वो 1000 स्क्वायर फीट पर निर्माण कर लेते हैं। यही वजह है कि पर स्लेब एक जेई 1 लाख रुपया लेता है और 50,000 रुपया महीना लेता है। आखिर ये क्यों लेता है? बड़ा सवाल गौरव जी ये है। और ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोगों को नहीं मालूम, ये आईएएस भी जानता है, पीसीएस भी जानता है, और सारे ही जेई की इतनी औकात, बंदरबाट है, बड़ी बंदरबाट है, बंदरबाट होता है। और ये अन्य अधिकारियों का भी कहना है, मैं स्वयं इसके मतलब साक्षात गवाह भी हूँ कि भाई ऊपर तक जाता है। अब ऊपर कहाँ तक जाता है? कोई आसमान के ऊपर ईश्वर पास तो जाता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, इसके अलावा ऊपर और कोई नहीं है। प्रधानमंत्री को भी नहीं जाता होगा जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि वो मामला दूसरा पड़ जाता है। तो जो सूबे का मामला है उसमें इतना बड़ा बंदरबाट है, मैं समझता हूँ बाबा जी का बुलडोजर अपार्टमेंट से पहले उन अधिकारियों पर बरसे जो अवैध नक्शे पास करते हैं या अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कराने देते हैं, या पर स्लैब 1,01,000 स्क्वायर फीट की ये कीमत है उनकी। बाकी अगर बड़ा है तो 2.5 लाख और 3 लाख रुपए स्लैब के हैं, और 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ है। अब ये महीना किस बात का लेते हैं, ये मेरे समझ से परे है। चलिए स्लैब तक तो मान लिया। जवाब ले लेते हैं आमिर भाई। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। विवेक भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? विवेक भाई, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक। विवेक भाई, आमिर भाई की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला मामला तो ये पुराना मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पर कह रहे हैं लखनऊ में जाने कितने अपार्टमेंट अवैध बने हैं, और जो भी अपार्टमेंट बनता है मानकों को दरकिनार के लिए बनता है, और यहाँ पर बंदरबाट होती है। प्रत्येक स्लैब का पैसा जाता है, जेई लेता है, तमाम उच्च अधिकारी लेते हैं। कह रहे सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है, और कहीं बिल्डिंगें 24 घंटे में गिरा दी जाती हैं तो कहीं बिल्डिंगें छोड़ दी जाती हैं। भाई क्या मानते हैं भाई? जी जी भाई। देखिए, सावरी साहब पहुंचे हुए पत्रकार हैं जी, मैं इनकी बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकता जी, क्योंकि ये सत्य बात है कि जितने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर एलडीए के नाम के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होते। जी जी जी। हेलो जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी बोलिए भाई, बोलिए। हेलो जी बोलिए भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए भाई, आवाज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझको। जी उसमें है क्या गौरव जी? जी एलडीए के नाम से कुछ ऐसे हैं जी कि जिनका पालन कर पाना सामान्य आदमियों के लिए, जिनका पालन कर पाना सामान्य आदमी के लिए। जी जी गौरव जी, जी बोलिए 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 बोलिए। एलडीए के नाम से कुछ ऐसे हैं जिनका पालन कर पाना सामान्यतः आम आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होता, और यही कारण है कि एलडीए के नाम के अकॉर्डिंग कोई निर्माण होता नहीं, और एलडीए के जेईओ को और अधिकारियों को वसूली का बहाना मिल जाता है। ठीक है। सावरी साहब की बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ जी कि इसमें वसूली होती है, पर स्लेब वाइज होती है, कहीं कहीं मंथली होती है, तमाम तरीके से वसूलियाँ होती है। जी इन्हीं सब तमाम शिकायतों के चलते पुराने बीसी हटाए गए, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी को लाया गया है जी। और जब से वो आए तब से स्थितियों में सुधार हो रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि यहाँ सुधार होगा। रही बात जो सावरी साहब कह रहे हैं कि सरकार दोहरे मानदंड अपनाती, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास जो शिकायतें आती सरकार उस पर कार्रवाई करती है। आमतौर पे देखा यह जाता है कि सरकार के आदेश पे वो सील भी हो जाते हैं और स्थानीय अधिकारी अपनी मिली भगत से उसके सील खुलवा करके निर्माण कंप्लीट करवा करके उसको चालू करवा देते हैं। लेकिन इसमें नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके अगल बगल कोई इस तरह का अवैध निर्माण हो रहा है
तो उसका संज्ञान लें और बीसी को या सरकार को उसका संज्ञान दे। सरकार के पास कोई अलग से आंख नाक कान नहीं होते। ये मैं मान रहा हूँ साबरी जी की बात कि जेईओ की मिली भगत से और स्थानीय इनके जोनल अफसर तक भी कहीं कहीं इसमें भाई हंस रहा है आपकी बात पर, उनकी मिली भगत से जी इस तरह के अवैध निर्माण फल फूल रहे हैं और उसमें कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। भाई पर ये लखनऊ में भी खास कर ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, ये जो एनडीए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी रिटायर्ड हो चुके, इन पर कार्रवाई कब की जाएगी? जांच समिति बैठ गई है, FIR हो गई है, इनकी धरपकड़ कब शुरू होगी? कब इनके खिलाफ जांच समिति बन गई है और साथ ही साथ FIR हो गई है, पर इनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? केवल FIR तक कार्रवाई सीमित रहेगी क्या विवेक भाई? जी देखिए गौरव जी, अगर हम आप लगे रहेंगे तो विषय कार्रवाई तक पहुंच जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी है जी, खासकर इंडियन ब्यूरोक्रेसी जी, वो स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है। अच्छा, खूब भ्रष्टाचार करती है, खूब पैसा कमाती है और उसी भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे से जी ले दे करके अपने खिलाफ जांचों को प्रभावित करके छूट जाती है। अगर हम आप इस विषय को भूल गए जी तो वो फाइल भी धीरे धीरे ये ब्यूरोक्रेसी ठंडे बस्ते में पहुंचा देगी। ठीक है। और अगर आप मीडिया ट्रायल कर, भ्रष्टाचार के पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर सरकार के संज्ञान में विषय रहेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। ठीक है। होता क्या, ब्यूरोक्रेसी विषय को लंबा खींच करके सरकार के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और हमारा आपका दायित्व यह है कि सरकार का ध्यान उस विषय पे बटे ना। सरकार के ध्यान में विषय रहेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। पर योगी सरकार तो 24 घंटे में कार्रवाई करती, तुरंत कार्रवाई करती, कहीं भी छोड़ती नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ पर कार्रवाई शीघ्र होने की उम्मीद है। विजय भाई आपसे एक्चुअली है क्या इसमें गौरव जी, थोड़ा सा ये विषय लीगल हो गया है। अच्छा, हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहा, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व रहा जी, और और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये इस बिल्डिंग को गिराने की नौबत आई जी। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जी, बहुत, आप अगर एक तरह से देखा जाए तो श्रम की हानि हुई, राष्ट्र के धन की हानि हुई। जिस कंपनी ने इसको बनाया तो उसको भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन ये इस तरह के लोगों के लिए एक सबक साबित हुआ। अच्छा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको एक मिसाल के रूप में लेते हुए प्रदेश सरकार आगे से जी इसी गाइडलाइन पे आगे काम करेगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां जारी होंगी। चलिए ठीक है। रमन भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप विवेक भाई की बात सुनकर? जीरो टॉलरेंस नीति पे बात हो रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा है और हमारे साथी प्रवक्ता महोदय ने भी कहा है जी। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। एक एसपी जो हत्या का आरोपित है वो 1 साल से फरार है। दूसरा, ट्रांसफर कराने में आईपीएस उच्च स्तर के आईपीएस अधिकारी इन्वॉल्व थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा सबसे बड़ा जो मामला है, यूपी पीसीएल में पीएफ घोटाला कांड हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। उस घोटाला कांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई थी, सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच होने के बाद में 3 वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मांग किया सीबीआई ने। प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते हैं। वो तीनों, एक को छोड़ दीजिए, दो वरिष्ठतम आईएएस इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए हुए हैं जी। ये 3 उदाहरण जो मैंने आपको बताया, एक फरार आईपीएस अधिकारी 302 का जो मुजरिम है, दूसरा जो खुलेआम जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि ये ट्रांसफर और पोस्टिंग कराते हैं, आपस में एक दूसरे का पैसा लेते हैं जी। तीसरा जो मैंने अभी कहा उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूपी पीसीएल में सीबीआई ने जब जांच की मांग की जी 3 वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, तो प्रदेश सरकार ने मना कर दिया।
ये 3 ही उदाहरण काफ़ी हैं कि आप जीरो टॉलरेंस नीति आपको नहीं आती है, ये जीरो टॉलरेंस नीति नहीं है। इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता है। तो आपकी कोई जीरो टॉलरेंस नीति नहीं है। आपकी नीति यही है कि ये जो भ्रष्टाचारी है हमारे साथ आए तो सदाचारी, और अगर हमारे साथ नहीं है तो भ्रष्टाचारी। इसका पूरा भारत में उदाहरण है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब सदाचारी बन गए हैं इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। कोई जीरो टॉलरेंस नीति नहीं है। इस जीरो टॉलरेंस नीति का प्रचार करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और केवल पैसे का दोहन हो रहा है और अधिकारियों को पूरी तरीके से बचाया जा रहा है, इन भ्रष्ट अधिकारियों को। और इन अधिकारियों का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि यह कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन स्तर पर लंबित है। लेकिन सभी लोग जानते हैं, ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि अगर जीरो टॉलरेंस नीति है तो मेरे ये 3 जो मैंने बताया कि अधिकारियों को बताया जा रहा है, इसका उत्तर देते हैं। जवाब लेते हैं बाद में, पहले अंकुर भाई को जोड़ लेते हैं। अंकुर भाई, विवेक भाई की पूरी बात सुनी, सरकार कार्रवाई कर रही है, खुद स्वीकारते हैं कई जगह इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि स्लैब का पैसा लगता है, माहवारी पैसा लगता है। तो क्या मानते हैं इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए सरकार को किस तरह काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो नोएडा वाला मामला है इसमें कब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, विवेक भाई ने जो बोला उससे पहले अभी साथ में भाई साहब ने अपनी इस पर 3 उदाहरण दिए, और चौथा उदाहरण जो है प्रदेश के मुखिया उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक साहब का डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उनकी जानकारी के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, उसमें भी पैसा चलने की पूरी बात आई है। तो उत्तर प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो आज की डेट में पूरी किताब लिखी जाएगी, और मुझे लगता है स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन किताब लिखने में कमी नहीं आएगी। अच्छा, विवेक जी ने जो बात कही है, विवेक जी ने 2 बातें कही हैं। प्रथम बात विवेक जी की स्वागत योग्य है कि इनने बड़ी साफ गोई के साथ में इस बात को एक्सेप्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम होती चली जा रही है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन के दलदल में डूबे हुए हैं। लेकिन एक चीज है कि केवल बेचारगी बनने से आप सत्ता का स्वाद नहीं चख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि दुख है, दुख का कारण क्या है, तो आपको दुख का निवारण करना चाहिए। आप बेचारा बन के केवल लोगों की सहानुभूति बटोर के अपने को साफ गोई नहीं दिखा सकते हैं। आपको अगर अपना दामन साफ दिखाना है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि आपने कहा कि आम जनमानस कंप्लेंट करती है, उन्हीं अधिकारियों के पास जाती है जो अधिकारी करप्ट हैं। आम जनमानस जाती है, अपनी कंप्लेंट करती है। IGRS पोर्टल आपने जो बना रखा है उस पर कितनी कंप्लेंटें होती हैं डेली, और उनमें से कितनों का निवारण होता है, ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। भाई, एक आम पब्लिक का जो आम जनमानस है वो अपनी जान को खतरा डाल के लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करता है। इन जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से अपेक्षा करता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इवन उसके कंप्लेनेंट का नाम तक अपोजिशन के लोगों को बता दिया जाता है। अब हाल ही में आप देख रहे होंगे सहारा जैसी कंपनीज के खिलाफ, सहारा जो इतना बड़ा समूह है, बिहार तक से लोगों ने आके उत्तर प्रदेश में धरना दिया। उनके खिलाफ किस लेवल की कार्रवाई हो रही है, किस स्तर का मामला चल रहा है, क्या उनका पैसा रिफंड हो गया? आज तक कोई पैसा रिफंड नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पे आप नकेल करने में असफल रहे हैं, और आपने बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ इस चीज को महसूस किया है। और हम ये जानते हैं कि आपकी इस स्पष्ट गोचरता के कारण और स्पष्टता के कारण आम जनमानस भी इसी चीज को महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं वो दुखी हो रही है, और आम जनमानस आपको 2024 में इस बात का बखूबी जवाब देगी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अंत में उसका एक ही परिणाम होता है कि उसका अंत होना निश्चित होता है। और भारतीय जनता पार्टी से आम आवाम की नाक तक पानी पहुंच चुका, और आम आवाम अब भारतीय जनता पार्टी को 2022 भाई, अधिकारी तो हर सरकार में बेलगाम होते हैं। सपा सरकार में अधिकारी बेलगाम रहे, रिवर फ्रंट घोटाला अभी आपके सामने है। जी बिल्कुल। देखिए देखिए 2 बातें हैं, अधिकारी का बेलगाम होना और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना। अधिकारी अगर बेलगाम है तो अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, तो आम जनमानस को नजर आना चाहिए। आप देखिए अभी एक्सप्रेस वे बना, और एक्सप्रेस वे करके माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय इनॉग्रेशन करके आते हैं, और 24 घंटे के अंदर एक्सप्रेस वे में गड्ढा हो जाता, दीवार गिर जाती है। ये भ्रष्टाचार का अनुपम उदाहरण है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ऐसे लोगों के खिलाफ आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो आम जनमानस के भी समझ मैसेज जाना चाहिए कि आपने कार्रवाई की है। अच्छा, अभी विवेक भाई और बाकी लोग ये बात कह रहे थे कि बाबा जी का जो है
वो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को है। तो आप एक बात बताइए, जब बाबा जी का बुलडोजर चलता है तो वही बुलडोजर जब जानकीपुरम के साइड में एक बिल्डर क्या जाता है और उत्तर प्रदेश लखनऊ के माननीय विधायक वहां पहुंच जाते हैं तो वही बुलडोजर चलने से रुक जाता है। लेकिन उसी तरीके का जब विपक्ष का कोई व्यक्ति, विपक्ष का कोई विधायक, विपक्ष का कोई लीडरशिप या विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम में शरीक होता है तो उसके यहाँ बुलडोजर चल जाता है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। और आम जनमानस इस चीज को देख रहा है और 2024 में इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केवल कहने नहीं, करने में आम जनमानस यकीन रखते हैं। अंकुर भाई, बेबी भाई कुछ बोल रहे हैं। बेबी भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमानों को लेता हूँ। गौरव जी, अभी आपने जैसे कहा कि जो नौकरशाही हर सरकार, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है वॉल्यूम पे। मैं आपसे एकदम सहमत हूँ कि नौकरशाही हर सरकार में बेलगाम रही है जी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में गौरव जी ये देखा गया जी कि उसी भ्रष्ट नौकरशाही के साथ शासन सत्ता में बैठे नेता भी गलबैया करते देखे गए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। अच्छा। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारी सरकार में बैठे लोग अधिकारियों की ब्यूरोक्रेसी के पाप से अपने आप को दूर रखे हैं। अच्छा। उनके पाप में हमारे मंत्री आदि शामिल नहीं हैं जी। हम इसीलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार इन ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों के कारण होता है और इस पे कार्रवाई की आवश्यकता है जी। और धीरे धीरे इन पे शिकंजा योगी आदित्यनाथ जी कसते जा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी इस तरह के आचरण के लिए कोई आज से नहीं जानी जाती, लेकिन मैं पूरा विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारी सरकार में ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाने की कोशिशें लगातार जारी है और सुधार धीरे धीरे दिखाई दे रहा, आगे भी दिखाई देगा। ठीक है भैया, ठीक है। रविंद्र भाई बोल रहे हैं गलवैया बना के रहते हैं भाई आपके नेताजी जो आपकी सबसे बड़ी सरकार रही हैं। अगर आप एक जुलाई में एक बैठक हुई जी, ये बताने का संदर्भ ये है जी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है जी और अपनी बेबसी भी जाहिर करती है। 3 उदाहरण से बताऊंगा मैं जी। माननीय राज्यपाल महोदया कहती हैं, जुलाई में दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर है जी कि उत्तर प्रदेश में जी मुख्यमंत्री और मंत्री मतलब कुछ नहीं, जो अधिकारी चाहेंगे वही काम होता है जी। इसलिए आप अधिकारियों से सतर्क रहिए जी। तो 6 साल बाद अगर ये ज्ञान आ रहा है जी तो आपकी बेबसी और आपकी कार्य पद्धति आपको खुद पता होनी चाहिए। ठीक है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा अपने विधायकों से कि आप अधिकारियों, अपने मंत्रियों से कि आप अपने अधिकारियों से सतर्क रहें, अधिकारियों पे आंख मूंद कर मत विश्वास करें। इस बात का क्या द्योतक है कि क्या 6 साल तक अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं आए? अभी और समय चाहिए क्या नियंत्रण में लाने के लिए? वही अधिकारी कोरोना में डंडा से पीट के हड्डियां तोड़ देते हैं आदमी की, तो वही अधिकारी 5 मिनट में जाके किसी की बिल्डिंग गिरा देते हैं। और 6 साल बीत गए, माननीय राज्यपाल महोदया बेबसी जाहिर कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बेबसी जाहिर कर रहे हैं। तीसरा जो उदाहरण मैंने कहा था, पिछली सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो पहली सरकार आई 2017 के बाद में, उसने कहा कि सारे मंत्री, सारे IAS और PCS अधिकारी अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे। कौन जानता है? मुझे नहीं पता है, शायद मेरे साथियों को भी नहीं पता होगा और शायद मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी नहीं पता होगा। यही बात अभी फिर जुलाई में कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आपकी स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्रीगण भी करेंगे, नेतागण भी करेंगे, IAS भी करेंगे, PCS भी करेंगे। अभी ये स्पष्ट किया गया है। तो 1 महीना बीतने को है, लगभग 2 महीना बीतने को है, क्या जारी किया गया? अगर नहीं जारी किया जा रहा है, 5 साल बीत गया, दूसरा 5वां साल की शुरुआत हो गई, नहीं जारी किया जा रहा है, तो क्या आप ये कह के अपनी बेबसी जाहिर कह के बच जाएंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्री मतलब कुछ भी नहीं, जो अधिकारी चाहेंगे वही कार्य होगा? ऐसे नहीं होगा। आप जनता के लिए आए थे, जब आप बेबस हैं तो जनता कितनी बेबस होगी? जब माननीय राज्यपाल महोदया ये बात कहती हैं, अपनी बेबसी जाहिर करती हैं, तो हम जनता के रूप में बैठे हुए हैं, हम कितने बेबस हैं? और कहा जा रहा है कि आप शिकायत करिए, जनता आके शिकायत करे, शिकायत करके उसकी हड्डी तोड़ देने की है। एक पत्रकार ने शिकायत कर दिया।
घटना आपको मालूम होगी, मिड डे मील का था जी, मिड डे मील का। क्या उसके साथ में हुआ? अंत में बेचारे कैंसर से उनका देहांत हो गया। जी बिल्कुल। कौन शिकायत करेगा ऐसी परिस्थितियों में? पूछा जा रहा है ना हमसे, कौन शिकायत करेगा ऐसी परिस्थितियों में? जी। सारे मीडिया चैनल धीरे 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 करके सरकार से प्रश्न पूछना बंद कर दिया उन लोगों ने। जिसने प्रश्न पूछा, इसी लखनऊ के एक चैनल जो सरकार से प्रश्न पूछता था, उस पर रेड पड़ी कि नहीं पड़ी? जी। एक चैनल जो राष्ट्रीय स्तर पे सरकार से प्रश्न पूछता था, उस पर रेड पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? ब्लैक डे चलाया था। अब सुनने में आ रहा है कि उस चैनल को भी खरीदने की तैयारी चल रही है। सही ले गया। तो अब आप ये बताइए, कौन प्रश्न पूछेगा? जी। जनता प्रश्न पूछेगी। जी। सबसे पहले प्रश्न पूछती थी मीडिया। आज मीडिया गायब है। मीडिया ही विपक्ष को बताया करती थी। विपक्ष को संज्ञान ले आज मीडिया गायब है। ठीक है। अब प्रश्न पूछती थी विपक्ष ने जहां जहां प्रश्न पूछा है, और या तो उनकी सरकारें तोड़ दी गई हैं, जहां सत्ता में थे, जहां सत्ता में नहीं थे उनको उठा के जेल में डाल दिया गया है, या जो उनके साथ चले गए हैं वो एक बहुत अच्छी वैतरणी बनाई है इस राष्ट्रवादी पार्टी ने, वो वैतरणी पार कर लीजिए, सारे पाप आपके कट जाते हैं। भाई डर दिख रहा है, साफ देख रहे हैं आप? जी जी जी। आमिर भाई जी तो बिल्कुल। प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ऐसा नहीं है हमारा प्रश्न है, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है। जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो जो जनता है, क्योंकि ये डिबेट हमारे अपने लिए नहीं हुआ करती है, डिबेट हमारे आपस में लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है मुख्य मुद्दा जनता ही होती है। तो उनसे भी यही जनता कहती है कि हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, शिकायत कर दिया तो थानाध्यक्ष उठा ले गया हमको। ऐसी 3 घटनाएं चंदौली में हो गई, शिकायत कर दिया, थानाध्यक्ष रात में ही पहुंच गया, उसके बेटी को भी उठा लाया। ठीक है। तो इस प्रकार से कौन शिकायत करने की हिम्मत करेगा? और जब इस प्रदेश के 2 वरिष्ठतम लोग अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके हैं, तो मुझे लगता है सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। नयन भाई अपनी बात पूरी कर, फिर अंकुर भाई को जोड़ते हैं। तो सारी बातें भाई साहब ने लगभग बता ही दिया जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हाल में ही करीब 5 साल हो रहा है जी। आवास विकास का एक केस था, एक महिला का जी। उसका अलॉटमेंट हो चुका है, जी। प्रॉपर्टी अलॉटमेंट हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है जी। एक्सीएन ने उसको आदेश नहीं किया जी। कि उत्तर देना है कि पूर्व देना है कि पश्चिम देना है कि दक्षिण देना है। वो कब्जा पत्र दिया जाता है। आज तक 5 साल हो गया, उस प्लाट 500 स्क्वायर फीट की महिला, गरीब महिला का 500 स्क्वायर फीट का प्लाट था। तो आप ये बताइए कि ऐसे आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कमिश्नर जो है आप मिलते रहो, अब उसको क्या कहे कि आपका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ठीक है। हमने कहा भाई हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसको देखो, आप भी पार्टी हो, फर्स्ट पार्टी कमिश्नर होता है, सेकंड पार्टी आपका वो होता है, तो सारे लोगों ने मिलके उसको बेवकूफ बनाते। आज 5 साल हो गया, उसको कब्जा नहीं मिला। ठीक है। और माननीय योगी जी के हैं, कम से कम 20 पत्र उस महिला ने दिया है। अच्छा। 20 पत्र दिया है ठीक। पोर्टल के माध्यम से। जवाब आ जाता है कि आप ऐप में देखिए, आपका कार्रवाई शुरू हो गई। सही बात न कमिश्नर बताता है, न हाउसिंग कोई और बताता है अधिकारी। मतलब वो महिला 5 साल से दौड़ते दौड़ते थक के छोड़ के अब बैठ गई है। अब बताइए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं तो क्या होगा देश का? जी। देश का क्या होगा? ठीक। आप गुजरात में जी आप जो है भ्रष्टाचार, आपका हिमाचल में भ्रष्टाचार, जहां आपको सरकार गिरानी है जी वहां पे आप जो है उसकी उल्टी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ठीक है। सारे अधिकारियों मिलके उल्टी कार्रवाई शुरू। समय कम। ठीक है भाई, ठीक है। अंकुर भाई अपनी बात पूरी करी, फिर आमिर साबिर भाई को लेते हैं। अंकुर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये जो जी गौरव जी ऐसा है जो भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है और सारी बातें और पुरानी सरकारों के ऊपर कहा गया है जी। तो विवेक भाई ने कहा कि पुरानी सरकार में अधिकारियों के साथ गलवैया करते थे, तो सरकार पिछले 6 साल में आपकी है, आप लोगों की जवाबदेही बनती है, आपको जनता के सामने ये मैसेज देना है कि आपने अपने 6 साल में कौन सा कायाकल्प कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आम जनमानस जो है त्राहिमाम की स्थिति से मुक्त हो गई है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अभी पिछली गवर्नमेंट में आप ही के लगभग 150 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर धरने पे बैठे थे जब सदन चल रहा था और अपनी सरकार के खिलाफ बैठे थे। तो ऐसा तो किसी सरकार में ऐतिहासिक रूप से आज तक नहीं हुआ है कि सदन में उसी सरकार के खिलाफ लोग धरने पे बैठे हों कि अधिकारियों की जो दुर्व्यवहार और पार्टी में उपेक्षा को लेकर।
चलिए आपने पिछली रणनीति बनाई होगी, उन लोगों को संतुष्ट कर दिया होगा, लेकिन जैसा ही आपकी अभी हाल ही में सरकार गठन हुआ और उसके बाद आप ही के मंत्री हैं ना सोनकर जी, जिनने पहले आपके एसएसपी महोदय के दुर्व्यवहार से और पुलिस में एक एफआईआर न होने से अपना इस्तीफा भेज दिया था और उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना इस्तीफा भेजा। तो ऐसी स्थिति में जब आपके कार्यकर्ताओं, मंत्री, विधायकों, सांसदों की कोई सुनवाई नहीं है और पाएंगे जी, तो जब आप आम जनमानस तक अपनी बात ही नहीं, आपकी आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आए और आपको कहे और आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? आपके यहाँ मंत्री, अधिकारी और बड़े बड़े जो सांसद है वो बेबस है जब आपके यहाँ वन मैन आर्मी चल रही है। असल में होना ये चाहिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, परंतु यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद की चाशनी में आम जनमानस को ऐसा घोल दिया कि मुद्दों पर ना बात हो, ना नौकरी पे बात हो, ना रोजगार पर बात ना हो, ना भ्रष्टाचार पे बात हो, केवल एक राष्ट्र की बात करके आप आम जनमानस को इधर उधर टहलाते रहें। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से निवेदन है कि अगर वो उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का जो 1 साल पहले उसने सुपरटेक कंपनी को लेकर दिया था, उसके आधार पे कम से कम दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल गंभीर धाराओं में जो मामले दर्ज किए गए हैं, 420, 467 और जैसी धाराएं हैं, इनमें कम से कम उनके खिलाफ अरेस्ट करें। आम अधिकारी, आम बंदे के विरुद्ध अगर 107-16 हो जाती, 323 हो जाती तो पुलिस उनको उठा ले जाती है। और ये बड़े बड़े जो सफेद बैठे हुए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करके सरकार क्या मैसेज आम जनमानस को देना चाह रही है? यही मैसेज देना चाह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार पे जो के लोगों पे, अधिकारियों के साथ गलबैयों का केवल आरोप है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो अधिकारियों की गोदी में खेल रही है। ठीक है अंकुर भाई, ठीक है। आमिर भाई बात पूरी करी पे विवेक को लेते हैं। देखिए गौरव जी, हमें एक चीज़ बैठे बैठे याद आ गई है और बड़ी स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ जी। बिल्कुल। बहुत अफसोसनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है जी, पूरे देश के अंदर, अब विशेष तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि शेल्टर होम बने हुए हैं ठीक पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जी, अभी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र है, वहाँ भी एक शेल्टर होम बना है, जो पूरा शेल्टर होम में दिन भर पुलिस वाले पड़े रहते हैं और अय्याशियाँ करा करते हैं। अच्छा। बाकायदे कोई शेल्टर होम का उसका एक भवन तो शेल्टर होम के नाम से है, लेकिन टोटल वहाँ पर गलत काम होते हैं। और अभी मेरे पास एक, मैंने कल परसों में क्लिप भी बनवाई है उसके लिए, तो बाकायदे सारी वर्दियाँ टंगी हैं खूटियों पर और पुलिस वाले साहब आराम फरमा रहे हैं। और हद ये है कि कहने में, सुनने में यह आया कि वहाँ पर जो मौजूद प्रभारी था उसका ये कहना है कि ऊपर वाला फ्लोर सिर्फ पुलिस वालों के लिए मतलब आवंटित कर दिया गया। बताइए। दूसरी बात अहम कि जिस तरीके से हमारे विवेक भाई, एक मुझे लगता है, मैं साधुवाद देता हूँ विवेक भाई को कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद भी वो ईमानदाराना बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर से भाजपा प्रवक्ता का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे कहना भी चाहता हूँ कि अभी लखनऊ में शिवपुरी कॉलोनी है जहाँ जो कॉमर्शियल नहीं है, सिर्फ आवासीय कॉलोनी है, लेकिन उसको कॉमर्शियल बाकायदे जो दबंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर, जिनके पुलिस से मिले रहते हैं बाकायदे, उन लोगों ने उस पर कॉमर्शियल भी कर लिया है और डबल और ट्रिपल और 5 माला तक की बिल्डिंग बनाई है। मेरे पास उसके सारे सबूत मौजूद हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये राजधानी है। आप नोएडा तो बहुत दूर हो गया या और जिले तो बहुत दूर हो गए जहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ये राजधानी और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। और ये सारे पुलिस से लेकर के सारे एलडी के अधिकारी मिले रहते हैं, इस पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि सबसे पहले बुलडोजर उन अधिकारियों पर चलना चाहिए कि जो अवैध निर्माण रोकते नहीं है, बाकायदे पैसा लेके कराते रहते हैं और बाद में जब ऊपर से बहुत कस के लाठी चलती है तो जाकर के ध्वस्त करा देते हैं। इसमें बहुत सारे गरीब लोग भी पिस जाते हैं गौरव जी। पैसे वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, उनके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं फिर कर लेंगे, लेकिन वो गरीब आदमी जो ब्याज पर पैसा लेता है, जो बीवी के, अपनी माँ के बच्चों के जेवर गिरवी रख के बनाता है, वो मर जाता है बेचारा। ठीक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है भाई। विवेक भाई अपनी बात पूरी करिए, इस चर्चा को खत्म करते हैं। विवेक भाई आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी जी गौरव जी। जी बताइए आमिर भाई। साबरी साहब की चिंता जायज है गौरव जी। जी लखनऊ में बहुत से अवैध निर्माण है जी, और तमाम से रेजिडेंशियल कॉलोनियों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती रहती है। सरकार की समस्या ये है कि अगर कोई अपने घर में कोई दुकान खोल के बैठ जा रहा है तो सरकार किस तरह से उसको बंद कराए। लोग कहते हैं साहब हमारी रोजी रोटी का सवाल है। और मैं पहले ही कह चुका कि जो एलडीए के नाम्स हैं वो हैं ही कुछ इस तरह से
कि उसका अक्षरशः पालन करना जी। सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। ठीक। आवश्यकता एलडीए के उस नॉर्म्स में सुधार की है जी। और जब तक नियम थोड़ा सुधरेंगे नहीं, नियमों में थोड़ा सा ढील नहीं दी जाएगी, उसी की आड़ में एलडीए के अधिकारी या विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस तरह का जनता का दोहन करते रहेंगे। फिलहाल जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का सवाल है, तो सरकार ने अभी एलडीए के बीसी को बदला है, डॉक्टर इंद्रमणि जी को भेजा है और उनके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है। जगह जगह अवैध निर्माण सील किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एलडीए ने कुछ अवैध कॉलोनियां गिराई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दशा सुधरेगी। सरकार इस पे गंभीर है। जो भी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा इस सरकार में बच नहीं पाएगा। बस देर सवेर हो सकती है, सरकार के ध्यान में विषय आ गया तो बचेगा नहीं। ठीक है, और सरकार के ध्यान में लाने का काम हमारा और आपका दोनों का है। जी बिल्कुल 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 भाई। अंकुर भाई जल्दी बात पूरी करिए, चर्चा खत्म करता हूँ। जल्दी बताइए, 30 सेकंड में पूरी करिए। जी जी अंकुर बोलिए, जल्दी बोलिए। है कि एलडीए के नॉर्म्स बहुत ज्यादा टिपिकल हैं और उन एलडीए के नॉर्म्स के मारे आम जनमानस का शोषण हो रहा है और धन उगाही का माध्यम बन रहा है। तो क्यों नहीं उन नॉर्म्स में परिवर्तन समय के साथ किया जा रहा है? ये परिवर्तन करने को किसने रोका है ताकि आम जनमानस का शोषण रुके? ठीक है, भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो रहा है ना। ठीक है अंकुर भाई, ठीक है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जो ट्विन टावर केवल नोएडा में नहीं है, जाना ऐसे कितने अवैध ट्विन टावर राजधानी लखनऊ में भी हैं, इसके अलावा कई और जिलों में भी है जहां पर सुपरटेक कंपनी ने अपनी इस तरह की जो संपत्ति है वो बनाई है और लगातार वहां पर निर्माणाधीन कार्य जो है जारी है। पर सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, कब ये सिस्टम इतना बेहतर होगा कि जो इस तरह की अवैध बिल्डिंगें हैं ये बन नहीं पाएंगी, कब स्लैब के माध्यम से पैसा नहीं लिया जाएगा, कब अधिकारी एक स्वतंत्र रूप से किसी बिल्डिंग का निर्माण कराएंगे, नक्शा पास होगा, वो बेहतर कल का एक लाने का प्रयास किया जाएगा। पर यहाँ पर जो ट्विन टावर की मैंने बात कही, बड़ी नज़ीर पेश की सुप्रीम कोर्ट ने। पर इस तरह के ट्विन टावर मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस तरह मौजूद है और इन ट्विन टावरों पर लगातार कार्रवाई होना जरूरी है कि जब कार्रवाई होगी और साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पर भी, कड़ी से कड़ी, जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं तब भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। जब तक उन कार्रवाई की नज़ीर पेश कानून नहीं करेगा तब तक इस तरह के ट्विन टावर बनते रहेंगे और हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको झंझोते रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा न्यायालय है जो हमेशा एक बेहतर नज़ीर पेश करता है और आने वाले समय में फिर नज़ीर पेश करेगा। पर मेरा मानना यह है कि ना टावर बनेंगे, ना इस तरह का ध्वस्तीकरण होगा और ना आवंटियों का पैसा फंसेगा और साथ ही साथ ना इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। इसे अधिकारियों को रोकना है और इस तरह के जो निर्माण हैं इसको निर्माण होने से भी रोकना है। साथ ही साथ भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि बेहतर कल का बनाने का प्रयास, उसके लिए हमको जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई जरूरी है और साथ ही साथ इस तरह की अवैध बिल्डिंग है, अवैध प्लाटिंग का जो होना है उसको नोचना बहुत आवश्यक हो गया है। फिर चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।